स्वागत बढ़ते आगे। बिहार बंद में बवाल मामले में 25 जुलाई को बवाल मामले में सिवान में आरोपी जवान सस्पेंड किया गया है। AK-47 से इसने गोली चलाई थी। आरोपी जवानों के खिलाफ एक्शन तेज है। पटना सहित पूरे बिहार में 21 FIR दर्ज हुई है। राज्य भर में करीब 450 की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस पर जानलेवा हमले का आरोप भी है। आम लोगों के साथ भी मारपीट का आरोप है। पटना में 30 लड़कियों को छोड़ा गया है। पटना में करीब 45 नाबालिग छोड़े गए हैं। अमित हमारे साथ फोन लाइन पर है। अमित, जो एक्शन हुआ है वो प्रदर्शनकारियों पर भी और जो AK-47 चलाने वाला जवान उस पर भी, क्या अपडेट इस मामले को लेकर? जी देखिए, बिल्कुल बिहार पुलिस जो है वो दोनों ही अफसर से कार्रवाई कर रही है। चाहे वो पुलिसकर्मी थे जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया और AK-47 से जो गोलियां चलाई सिवान में, उस मामले में जो जवान थे उन्हें निलंबित किया गया है और विभागीय कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इस मामले में साफ किया था कल जो JDU के मुख्य प्रवक्ता है MLC नीरज कुमार की, जो भी कानून को हाथ में लिया है वो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस मुख्यालय की तरफ से भी ये साफ किया गया कि कार्रवाई जो है वो सुनिश्चित की जाएगी और अब वो तस्वीर दिखने लगी है। अगर हम पटना की बात करें तो पटना मिलाकर के पूरे बिहार में लगभग 23 FIR जो है वो दर्ज किए गए हैं। 450 के करीब जो है वो गिरफ्तारियां सुनिश्चित कर ली गई है अब तक। और इसमें देखा जाए तो सबसे अधिक जो गिरफ्तारी है वो पटना में हुई है, क्योंकि सबसे बड़ा आंदोलन जो हुआ था, उग्र आंदोलन, वो पटना में ही हुआ था। यहाँ पे 139 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सारण की बात करें तो यहाँ 4 केस दर्ज किया गया, जिसमें 58 गिरफ्तारी हुई है। सिवान में 25 गिरफ्तारी, मुजफ्फरपुर में 15, सीतामढ़ी में 13, किशनगंज में 25, औरंगाबाद में 5, भागलपुर में 41 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लखीसराय में 1 उपद्रवी जो गिरफ्तार किए गए फिलहाल, आगे की छपारी चल रही है। कटिहार में 23 लोग गिरफ्तार किए गए। बेगूसराय में भी 5 उपद्रवी गिरफ्तार किए गए। मधेपुरा में 7 उपद्रवी जो है वो गिरफ्तार किए गए। इसी तरह से सहरसा में 4 उपद्रवी गिरफ्तार किए गए। इसके अलावा अन्य दूसरे जिलों की बात करें हम, जहानाबाद, गया, इसके अलावा अगर हम बात कर ले कि अरवल, बक्सर, आरा और भी कई जिले हैं, कैमूर, भभुआ, रोहतास, तो उन जिलों को मिलाकर अगर देखा जाए, मधुबनी हो गया, दरभंगा हो गया, मोतिहारी, तो उन सभी जिलों को मिलाकर के 100 के करीब में जो है उपद्रवी वहाँ पे गिरफ्तार किए गए हैं। तो इस आंकड़ों को अगर देखा जाए तो लगभग 450 उपद्रवी जो है वो अब तक गिरफ्तार किए गए हैं और आगे की जो कानूनी कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जा रही है। छापेमारी कई जगहों पर की जा रही है, क्योंकि CCTV फुटेज और जो कैमरे में तस्वीरें कैद हुई थी उसके आधार पर पुलिस ये गिरफ्तारी जो है वो सुनिश्चित कर रही है। और इसी के तहत आज भी ये कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ेगी। जो पुलिस महकमे के जो अधिकारिक हैं, आला अधिकारी, उनसे जो बात हुई है हमारी, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिन्होंने भी कानून को तोड़ा है उनको गिरफ्तार किया जाएगा। पटना के अगर SSP की बात करें तो पटना SSP ने बताया कि जो नाबालिग थे उसमें 3 लड़कियों को और करीब 45 नाबालिग लड़कों को, बच्चों को जो है वो बॉन्ड भरवा करके छोड़ा गया है। लेकिन बाकी जो दूसरे उपद्रवी हैं उनकी पहचान की जा रही है और जल्द उन सभी की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी जिन्होंने कानून को न सिर्फ अपने हाथों में लिया बल्कि उपद्रव फैला करके लोगों को भयभीत किया। तो ऐसे तमाम जो लोग हैं वो चिन्हित किए जा रहे हैं और सभी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई जो है वो सुनिश्चित की जाएगी। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और भागलपुर में 25 जुलाई को बिहार बंद के दौरान उपद्रव करने वालों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। अब तक 49 लोगों पर नामजद केस दर्ज किया गया है, जबकि 41 को जेल भेजा गया, वहीं 16 को बॉन्ड भरकर छोड़ा गया है। पुलिस के साथ मारपीट, पत्थरबाजी और पुलिस गाड़ी को क्षति करने वाले 155 लोगों की तस्वीर भी जारी की गई। इस मामले में 500 अज्ञात को आरोपी बनाया गया है। टोटल कल से आज तक का टोटल था, लेकिन उसमें से काफ़ी संख्या में लगभग 16 से 20 की संख्या में अभी कुछ देर में देखते निकल जाएगी तो क्लियर पता चल जाएगा। लोगों को जो कुछ नाबालिग बच्चे थे और जो जिनके खिलाफ कोई इस तरह से सबूत नहीं था उनको जो है कि छोड़ दिया गया है, उनको जो है यहाँ से मुक्त किया जा रहा है। और बाकी लेकिन जिनके खिलाफ जो है जो स्पेशली तोड़ फोड़ करते हुए जिनके खिलाफ प्रॉपर सबूत है, फुटेज है, उन्हीं को केवल हम लोग जो है मतलब जो विधि के अनुसार कार्रवाई है वो संपन्न कर रहे हैं। छात्र आंदोलन के दौरान भागलपुर में हुई पत्थरबाजी और तोड़फोड़ के मामले में भागलपुर पुलिस की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। अब तक इस मामले में 40 से ज्यादा लोगों को डिटेन किया गया है, जबकि 150 से ज्यादा लोगों की तस्वीर जारी की गई है। बता दें कि कल छात्र आंदोलन के दौरान तिलका मांझी चौक पर काफी संख्या में
छात्र एकजुट हुए थे और इस दौरान पत्थरबाजी की गई थी। पुलिस की गाड़ी को तोड़फोड़ किया गया था। घटना के बाद से पूरे शहर में शांति बहाल कर दी गई है। सभी चौक चौराहों पर लोग सामान्य रूप से आना जाना कर रहे हैं। हालांकि अभी भी चौक चौराहों पर दंडाधिकारी के साथ पुलिस जवानों की प्रतिनियुक्ति की गई है। बता दें कि कल जिस तरह से छात्र आंदोलन के दौरान घटना सामने आई और उसके बाद अब भागलपुर पुलिस की ओर से बड़ी कार्रवाई करते हुए 40 लोगों को डिटेन किया गया है और 150 लोगों की तस्वीर पुलिस ने जारी की है। एसएसपी प्रमोद कुमार ने बताया है कि इस मामले में शामिल दोषियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18 भागलपुर। जेपीएससी में गड़बड़ी को लेकर जारी सीआईडी जांच पर विपक्ष को भरोसा नहीं है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीआईडी जांच पर सवाल उठाते हुए सीएम हेमंत सोरेन को सीबीआई जांच कराने की चुनौती दी है। कांग्रेस ने बाबूलाल की मांग को खारिज करते हुए पलटवार किया है, तो आरजेडी ने सरकार को ही नसीहत देते हुए जिम्मेदारी निभाने की सलाह दी है। जेपीएससी में गड़बड़ी पर सियासत जारी। बाबूलाल मरांडी की सरकार से मांग, सीआईडी नहीं सीबीआई से कराई जाए जांच। बाबूलाल के वार पर कांग्रेस का पलटवार। आरजेडी ने दी हेमंत सोरेन को नसीहत। जेपीएससी के विवाद में बढ़ रहा घमासान। ये इन सारे मामलों की जांच अब सीबीआई से कराइए। तो आप जनता के द्वारा जनता के लिए बैठाए गए हैं। 14वीं जेपीएससी को लेकर जारी विवाद हर दिन नए मोड़ पर पहुंचता जा रहा है। सरकार की ओर से सीआईडी को जांच का जिम्मा दिया गया है, कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन विपक्ष को इस सीआईडी जांच पर भरोसा नहीं दिख रहा। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीआईडी जांच पर सवाल उठाते हुए मुख्य अभियुक्त को बचाने की कोशिश का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जेपीएससी पीटी में 5 लाख, मेंस में 25 लाख और साक्षात्कार में 10 लाख देना पड़ता है। जेपीएससी और जांच के तरीके पर सवाल उठाते हुए बाबूलाल ने मुख्यमंत्री पर परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाया और चुनौती दी कि अगर वे सही हैं तो सीबीआई जांच का आदेश दें। जो सीआईडी का ट्रैक रिकॉर्ड झारखंड में क्या है, शराब घोटालों से लेकर के पिछले जेसीसी का जो घोटाला हुआ है उससे फर्जी बढ़ा हुआ, उससे सब देख लीजिए और अभी भी देख लीजिए उसकी जांच की, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। पद पर अगर ऐसी गलत लोगों को बैठा करके रखेंगे तो फिर झारखंड तो भगवान ही बचाएगा। और इसीलिए आज भी मैं हेमंत सोरेन जी से मांग करता हूं कि भाई आप बिना विलंब किए इन सारे मामलों की जांच आप सीबीआई से कराइए। बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया तो उस पर पलटवार करने में कांग्रेस के नेता आगे आए। कांग्रेस ने सीआईडी पर अविश्वास जताने को लेकर बाबूलाल मरांडी पर हमला बोला, साथ ही उनके नेता प्रतिपक्ष बने रहने पर भी सवाल उठा दिए। प्रतिपक्ष के नेता बनने का भी कोई नैतिक अधिकार नहीं। जिस व्यक्ति को अपने ही राज्य में जो प्रतिपक्ष का नेता है और उसको अपने ही राज्य के जांच एजेंसियों पर भरोसा नहीं, तो वैसे व्यक्तियों को प्रतिपक्ष बनने का भी कोई नैतिक अधिकार नहीं। बाबूलाल पर वार करने में कांग्रेस के नेता सामने आए तो सहयोगी दल आरजेडी ने सीएम हेमंत पर ही सवाल उठा दिए। आरजेडी की प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि जो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाएगा उन्हें पद पर बैठने का कोई हक नहीं है। जनता अगर कुर्सी पर बिठाना जानती है तो उतारना भी जानती है। हाँ, सबके लिए है और सबको सोचना होगा कि आप बैठते हैं, जनता आपको बैठाती है, तो आप जनता के द्वारा जनता के लिए बैठाए गए हैं, तो आप वो काम कीजिए जिसके लिए आप किए गए हैं और जिम्मेदारी लीजिए, ठीक है? नहीं तो जनता बहुत दिन तक चुप नहीं बैठेगी। जेपीएससी में अनियमितता की सीआईडी जांच में अब तक 10 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। जेपीएससी में की गई छापेमारी में कई डिजिटल गैजेट और कागजात जब्त किए गए, जिनकी जांच जारी है। अध्यक्ष का इस्तीफा हो चुका है, लेकिन बाबूलाल मरांडी की ओर से पूरे सिस्टम पर सवाल उठाने के बाद सियासत गर्माती दिख रही है। कांग्रेस का हाथ सरकार के साथ दिख रहा है, लेकिन आरजेडी की ओर से दी जा रही नसीहत पूरे मामले में नया मोड़ लाती दिख रही है। न्यूज 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा के साथ गौरव झा की रिपोर्ट।
और चाईबासा सदर अस्पताल में गांव से आए भोले भाले ग्रामीण मरीजों के साथ खून दिलाने के नाम पर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। आरोप यह है कि कुछ असामाजिक तत्व खुद को अस्पताल का स्टाफ बताकर खून दिलाने के नाम पर ठगी कर रहे हैं। शनिवार को अस्पताल आए ग्रामीण बुद्धूराम गोप से 4,700 रुपए ठगी कर ली गई और रविवार को भी जब ठग लोगों को शिकार बनाने के लिए अस्पताल पहुंचे तो बुद्धराम गोप ने उन्हें पहचाना और गार्ड के साथ मिलकर आरोपी को पकड़ा गया। आरोपी को पुलिस के हवाले किया गया है, जहां पुलिस अब पूछताछ में जुटी और इनके पूरे नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। हॉस्पिटल प्रशासन से भी उम्मीद करता हूं कि इस तरह के व्यक्तियों पर कड़ी से कड़ी नजर आप लोग रखें, ताकि हमारे ग्रामीण जनताओं को ठगी का शिकार होना ना पड़े। और ये व्यक्ति को अभी 4,700 रुपया ठग लिया गया है ब्लड के नाम से। हालांकि मानवता का दृष्टिकोण से देखा जाए तो ब्लड जो है फ्री पर मिलती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बावजूद भी कुछ हमारे भोले वाले ग्रामीण जनता ब्लड के नाम से ठगी का शिकार हो जा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जिला प्रशासन से कि कड़ी से कड़ी ऐसे व्यक्तियों को सजा दे जो ब्लड के नाम से पैसा ले रहे हैं। खबर सासाराम से है, जहां नेशनल हाईवे 19 पर हुए बस हादसे में तमिलनाडु के रहने वाले 23 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए बाद जिला प्रशासन ने अपने स्तर पर व्यवस्था से तमिलनाडु रवाना किया है। वाराणसी से गयाजी जा रही बस की शिवसागर थाना क्षेत्र में एक टैंकर से टक्कर हो गई थी, जिसमें 23 लोग घायल हुए थे। घायलों में 11 महिलाएं शामिल हैं। 3 घायलों की हालत सामान्य नहीं होने के बावजूद डॉक्टरों की सलाह के बाद उन्हें तमिलनाडु भेजा गया है। तमिलनाडु से बस में 23 लोग थे। वहाँ पे शिवसागर में एनएच के पास बीएनएस होटल के पास एक घटना बताई जा रही है, जिससे बस जो है वो टैंकर पे से टक्कर लगी है, जिससे 23 लोग घायल हुए हैं, जिनका उपचार सदर अस्पताल सासाराम में चल रहा है। सभी की हालत स्थिर है। इसमें 3 लोगों को विशेष चोट लगी है। डॉक्टर उनका जाँच करवा रहे हैं, उसके बाद वो निर्णय लेंगे कि उनका कंडीशंस में इलाज यहाँ होगा या रेफर करेंगे। खबर बिहार के सहरसा से, जहां हाईकोर्ट के आदेश पर कहरा कुटी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने पहुंचे सदर अंचलाधिकारी को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। 2 घंटे देरी से पहुंचने पर आक्रोशित लोगों ने सीओ को बंधक बना लिया और उन पर रिश्वत लेकर लेट से आने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी शुरू कर दी गई। स्थिति बिगड़ते हुए देख सीओ मौके से किसी तरह से बचकर निकले और इसके बाद वहां मौजूद पुलिस बल भी वापस लौट आई। इस जमीन पर बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सदा सहित कई परिवार दशकों से मकान बनाकर रहे हैं। इस मामले में आज 26 तारीख को 11 बजे से खाली होना था हमारा जमीन, जिस पर कि माननीय मंत्री रत्नेश सदा जी मकान बनाए हुए हैं और कुछ उनके जो गुंडे चमचे हैं वो पकड़ के कब्जा किए हुए लगभग 40-45 साल से। जब सीओ साहब नहीं आए, पुलिस प्रशासन आई हुई थी, जज उठ करके चले गए इनके इंतजार में। जब हम सीओ साहब को वहाँ क्या कहते हैं ऑफिस लाने जाते हैं तो ये हमको कहते क्या है कि पहले आप हमको केवाला लाइए, केवाला के बाद डीड लाइए, डीड लाने के बाद जो कोर्ट आपको ऑर्डर किया वो ऑर्डर लाइए। ये सरासर माननीय मंत्री रत्नेश सदा से पैसा खाएं, प्रमोशन के लोभ में गरीब आदमी का काम नहीं कर रहे हैं। अगर आज ये हमको लिखित रूप में नहीं देते हैं तो हम इनको आज यहाँ से नहीं जाने देंगे। इनके सामने आप आत्महत्या कर लेंगे। कोर्ट का क्या टाइम था, क्या आदेश था? क्या आदेश था? कोर्ट का 11 बजे का आदेश था। पुलिस बल मेरे पास 12 बजे आया। मैं पुलिस बल के साथ 12:30 बजे यहाँ उपस्थित हूँ। पब्लिक को ऐसे आरोप लगाता है, ऐसे आरोप लगाता है। हाँ। आपकी गाड़ी रोकी है, पब्लिक रुके हुए हैं, आपको जाने नहीं दे रही है, रुके हुए है ये हैं। खबर लखीसराय से, जहां अपराधियों ने बढ़िया थाना क्षेत्र में बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने देर रात एक घर को निशाना बनाते हुए 20 लाख रुपए की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। चोर सोने के जेवरात समेत कैश लेकर फरार हो गए और घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। वहीं घटनास्थल पर एफएसएल को भी बुलाया गया। पलामू पुलिस को नशा कारोबारियों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 1.5 करोड़ के गांजे के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। एक बड़े ट्रक में गांजा लूटकर तस्कर छत्तीसगढ़ से बिहार के लिए ले जा रहे थे। हुसैनाबाद थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 320 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। ट्रक में एक लकड़ी का खुफिया बॉक्स बनकर उसमें गांजा को छुपाया गया था। पलामू पुलिस की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत कार्रवाई की गई।
12 साढ़े 12 के आसपास हम लोग चेकिंग लगवाए गमरिया गांव के सामने छतरपुर मेन रोड पर, जहां एक ट्रक जिसका नंबर संदिग्ध था उसको रोका गया। पूछताछ करके क्रम में पता चला कि उसमें बड़ी मात्रा में गांजा लेके जाया जा रहा है छतरपुर की तरफ। ट्रक के अंदर एक बहुत ही अच्छा वुडन लकड़ी का बना हुआ एक पलंग जैसा स्ट्रक्चर बनाया हुआ था, जिसके अंदर छुपा के इसको रखा हुआ था। और पीछे से काफी ज्यादा सामान जैसे पुराना प्लास्टिक, पुराना कैरेट वैरेट ये सब रखा हुआ था, जिससे पता चल रहा है उसको छुपाने में आसानी हो गई। बांकीपुर से बीजेपी प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा के समर्थन में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने प्रचार किया। दोनों नेताओं ने नीरज के समर्थन में जनता से वोट मांगा। इस दौरान मंच पर जेडीयू के दिग्गज नेता मौजूद रहे। प्रचार के दौरान एनडीए कार्यकर्ताओं का जोश हाई नजर आया। चुनाव प्रचार के बाद संजय झा ने कहा कि एनडीए ने इलाके में विकास के लिए काफी काम किया है। एनडीए प्रत्याशी बड़े अंतर से जीतेंगे। तो स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने भी बांकीपुर की जनता से नीरज कुमार सिन्हा को जिताने की अपील की। चुनाव प्रचार बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। पटना के लोगों ने देखा है कि एनडीए सरकार ने किस तरह यहाँ काम किया है, चाहे वो सड़क हो, चाहे बिहार म्यूजियम हो, चाहे पटना एयरपोर्ट हो, चाहे मेरीन ड्राइव जिसको कहते हैं जेपी गंगा से, एक एक चीज़ आप देखें। और सबसे बड़ी बात है शांति, पीस, जो पटना के लोगों ने देखा है। पटना कभी शांति तो रहता नहीं था नीतीश जी से पहले। और आगे जो पटना का एक्सपेंशन हो रहा है, नया टाउनशिप, सारा चीज़ लोगों के बीच में है। और यहाँ के जो विधायक रहे नितिन नवीन जी, बहुत पॉपुलर विधायक रहे, मंत्री रहे, और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। ये सबसे बड़ी प्रतिष्ठा और खुशी की बात है बिहार के लोगों के लिए। तो मुझे लगता है बहुत बड़े मार्जिन से यहाँ एनडीए के प्रत्याशी जीते। पटना की जनता से आह्वान करता हूँ कि वो हमारे भाजपा के प्रत्याशी श्री नीरज कुमार जी को भारी मतों से जितवाएं और हमारे गठबंधन को और मजबूत कराएं। चुनाव प्रचार है, जब शाम का हालत ये है तो सुबह का आलम क्या होगा। इतना बढ़िया प्रचार चल रहा है। जेडीयू का एक एक कार्यकर्ता, एनडीए का सभी कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता लगे हैं, घर घर जा रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं। लोगों का आश्वासन, प्यार एनडीए के प्रत्याशी नीरज जी को मिल रहा है। 30 तारीख को 2 नंबर पर कमल का बटन दबाएंगे और नीरज भैया जीत के जाएगा। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर कल बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी जमकर प्रचार किया। उन्होंने गोलघर मंडल में एनडीए प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा के लिए वोट मांगा। मनोज तिवारी पिछले 3 दिन से बांकीपुर के अलग अलग क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि 30 जुलाई को बांकीपुर की जनता पीएम मोदी को धन्यवाद देने के लिए वोट करेगी। इस दौरान मनोज तिवारी ने प्रशांत किशोर पर जमकर निशाना साधा। लेकिन इस लोकतंत्र में जो लोग अपना पैसा देख करके ईमान भी बेच देते हैं, प्रशांत किशोर जी जैसे लोग जो बहन बेटियों की इज्जत लूटने वाले ममता बनर्जी का भी प्रचार कर देते हैं, जो सनातन धर्म को खत्म करने वाले डीएमके का भी प्रचार कर देते हैं। जो पैसा मिले तो क्या कांग्रेस, क्या आम आदमी पार्टी किसी का भी प्रचार कर सकते हैं, क्योंकि ये रियल को नहीं दिखाते, ये रील बना करके दिखाने वाले लोग हैं। जो लिख को लाख बना के दिखाते हैं, ऐसे लोगों को बांकीपुर की जनता कभी भी स्वीकार नहीं करती। और बड़ी खबर इस वक्त मुजफ्फरपुर से, जहां बिहार की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। आरजेडी को एक और बड़ा झटका लगा है। पूर्व सांसद अर्जुन राय ने पार्टी छोड़ दी है और पार्टी के ईमेल पर उन्होंने अपना इस्तीफा भेज दिया और आज वो बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी उनकी तरफ से साझा की गई। आरजेडी की कार्यशैली से उन्होंने कहा अर्जुन राय ने कि वो खुश नहीं और इसीलिए पार्टी के ईमेल पर उन्होंने अपना इस्तीफा भेजा और आज वो बीजेपी का दामन थामते हुए नजर आएंगे। बिहार के नालंदा के झंडू कुमार ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को पहला मेडल दिलाया। झंडू कुमार ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पुरुषों की हेवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। मेडल जीतने के बाद जब वो दिल्ली पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने गोल्ड नहीं जीत पाने पर निराशा भी जताई।
लेकिन सहयोग के लिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का धन्यवाद दिया। कि हम देश के लिए तो गोल्ड नहीं ला पाए, थोड़ा सा ये जी हमारा वो साहब हैं, थोड़ा इन पे काम करेंगे। चलवा दो, कोई बात नहीं, सब खड़े जी सर, ये तो सर बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हमारे इंडिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट हमने इंडिया का मेडल, कॉमनवेल्थ का पहला मेडल है, तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट मेडल यही है। साई में जब से हमने साई में सिलेक्शन हमारा हुआ है, वहाँ उस दिन से हमें बहुत अच्छा मतलब प्रदर्शन किए और लगातार हमने मेडल इंडिया के हमने दिए, अपना देश के झंडा लहराए। साई में जाके 2025 में चाइना में भी जाके अपना ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए, उसके बाद यहाँ थाईलैंड में भी जाके हमने ब्रॉन्ज मेडल हमने हासिल, अपना देश के लिए मेडल दिए। और चलिए अब चलते हैं मुंगेर, जहां श्रावणी मेले में इस बार कांवरियों को आस्था के साथ आधुनिक तकनीक का अनुभव मिलने वाला है। जी हां, कामराय के कांवरिया पथ पर लगभग 200 फीट लंबी भव्य शिव सुरंग तैयार की जा चुकी है, जिसे 28 जुलाई को मेले के उद्घाटन के बाद श्रद्धालुओं के लिए खोला जाएगा। मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करेंगे। सुरंग में भगवान शिव के स्वरूप, कैलाश पर्वत, गंगा अवतरण और समुद्र मंथन जैसे दृश्य प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें लाइट और साउंड इफेक्ट भी है और इसीलिए ये गुफा श्रावणी मेले में आकर्षण का केंद्र बनेगी। हम लोग तो 20 साल से आ रहा है, ये हमारा भैया है, ये 20 साल से आ रहा है। इधर आओ। ये गुफा कैसा लग रहा है? ये गुफा अगला साल नहीं था, गुफा अच्छा लग रहा है, बढ़िया है। क्या चेंजेस दिख रहा है पहले से? चेंजेस दिख रहा है, अभी क्या है कि पहले जो था उससे बेहतर हो रहा है, दिन के दिन सुविधा। जा रहे बाबा के नगरी, बाबा बैद्यनाथ धाम। तो सुरंग बनाया, क्या लगा? बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा व्यवस्था है सब कुछ का, बहुत अच्छा लगा। ये सुरंग कैसा लगा? सुरंग बहुत अच्छा लगा हमें, लाइट है, सब अच्छा लगा, रात में और अच्छा लगेगा। तो जो एंट्री गेट हम लोगों ने बनाया है, एक शिव की गुफा के तौर पे हम लोगों ने इसको दिखाया है, शिव की प्रतिमा भी उस पे लगी है, अंदर में भी हम लोगों ने लाइटिंग की अच्छी व्यवस्था की है और रात के समय आप लोगों को और बेहतर उसका वीडियो मिलेगा। इस गुफा के माध्यम से यही है कि मुंगेर में एंट्री पॉइंट है, श्रद्धालुओं को अच्छा लगेगा। भागलपुर में 30 जुलाई से शुरू हो रहे सावन और श्रावणी मेले को लेकर सुल्तानगंज में तैयारियां अंतिम चरण में है। 28 जुलाई को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मेले का उद्घाटन करेंगे। इससे पहले कमिश्नर, आईजी, और एसएसपी ने देर रात गंगा घाट, टचकैबीनाथ मंदिर और कच्ची कांवरिया पथ का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों ने गंगा आरती में भी हिस्सा लिया और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। तो भागलपुर में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा और इसकी वजह से गंगा में उफान जैसी स्थिति बनने लगी है। सुल्तानगंज, भागलपुर, कहलगांव में एक हफ्ते से लगातार जलस्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है और बीते 24 घंटे में गंगा का जलस्तर 14 सेंटीमीटर बढ़ गया है। जिला प्रशासन के साथ साथ बाढ़ नियंत्रण और आपदा प्रबंधन की टीम अलर्ट मोड पर है। निचले इलाकों में निगरानी भी की जा रही है। भागलपुर में गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। जिस तरह से गंगा का जलस्तर बढ़ा है, तो ऐसे में एक बार फिर से गंगा में उफान आ गया है। बीते एक सप्ताह में गंगा का जलस्तर बेतहाशा बढ़ा है, तो वहीं बीते 24 घंटे में 14 सेंटीमीटर गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। हम आपको भागलपुर के बरारी गंगा घाट की तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से गंगा में उफान आ गया है और जो रिवर फ्रंट की सीढ़ी है वहां तक पानी पहुंच गया है। सुल्तानगंज, भागलपुर और कहलगांव में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। जिस तरह से लगातार जलस्तर में वृद्धि हो रही है, तो ऐसे में जो निचले इलाके के लोग हैं, जो गंगा के किनारे रहने वाले लोग हैं, उनकी परेशानी अब साफ तौर पर बढ़ने वाली है। बता दें कि भागलपुर में बढ़ते गंगा के जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण के साथ जल संसाधन विभाग की टीम अलर्ट मोड में नजर आ रही है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर।